हेलो एवरीबॉडी। नमस्ते सब भाइयों और बहनों को। तो आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें जो है हम आलाउदल काव्य और आलाउदल काव्य में जो रोड इतिहास की तरफ कुछ संकेत हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो का विषय सिर्फ रोड जाति के लोगों के लिए ही या रोड समाज के लोगों के लिए ही महत्व नहीं रखता, बल्कि एक तरह से ये हर कोई ऐसा विद्यार्थी या स्कॉलर जो कि भारतीय इतिहास और खासकर तुर्क आक्रमणों से थोड़े से पहले, या ये कहें कि जिस समय तुर्क आक्रमण भारत के ऊपर हुए तो उस समय जो भारतीय इतिहास रहा, या उस समय जो भारत की जो राजनीति थी, खासकर उत्तर भारत की जो राजनीति थी, इस विषय पर जिस जो भी रुचि रखता है उसके लिए ये वीडियो कुछ अहमियत रखता है। तो भाइयों, सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि कैसे आला उदल जो काव्य है वो रोड इतिहास के कुछ पहलुओं को पुष्टि देने का काम करता है। तो यहाँ सबसे पहले हम डॉक्टर राजपाल सिंह जी की बात करेंगे, जो कि एक जाट इतिहासकार थे जिन्होंने रोड इतिहास के ऊपर भी अपने पीएचडी के दौरान कुछ कार्य किया था, और उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रोड इतिहास की एक झलक। तो उसमें डॉक्टर राजपाल सिंह जी ने काफ़ी भाटों से बातें करके और अलग अलग जातियों के भाटों से बातें करके कुछ सामग्री इकट्ठी की थी। तो उन्होंने वहाँ रोड इतिहास की झलक में उल्लेख दिया था कि भाट कहते हैं कि राजा महलसी के नाम से पृथ्वीराज के समय में एक रोड राजा हुए, और इन महलसी के बारे में भाटों ने उन्हें कहा, डॉक्टर राजपाल सिंह जी को कहा कि इनकी कुछ महोबा में भूमिका रही। तो महोबा में इनकी क्या भूमिका रही, इसके विषय में हमें जानने के लिए आलाउदल काव्य का सहारा लेना पड़ता है। तो जिस भाई या बहन को यहाँ पर जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ उसके विषय में कुछ जिज्ञासा हो, तो वो गीता प्रेस गोरखपुर ने आलाउदल काव्य का एक संस्करण प्रकाशित किया है, तो वहाँ से देख सकता है। तो आलाउदल काव्य से हमें ये पता लगता है कि जो महलसी थे, जो कि पृथ्वीराज के समय में रोड राजा हुए, इनका राजकुल प्रतिहार बैठता है, क्योंकि आलाउदल में एक केंद्रीय किरदार इन्होंने निभाया है। बार बार आलाउदल जब आप पढ़ेंगे तो आपको माहिल परिहार के नाम से चरित्र दिखेगा और उसके बारे में वहाँ पर बात होगी, जबकि मैं कहूँगा कि आलाउदल में इनका थोड़ा सा नकारात्मक किरदार दिखाया गया है। परंतु हमारे पास जो सामग्री है और जब हम अच्छे से विश्लेषण करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये असल में नकारात्मक इनको बनाया गया है, क्योंकि जो आलाउदल काव्य है उसकी रचना चंदेल और बनाफर इन समाज के से जुड़े हुए
कुछ भाटों ने की है। उस वजह से, क्योंकि माहिल परिहार इनके साथ में ना होकर एक तरह से इनके विरुद्ध थे, तो उन्होंने उनका कुछ नकारात्मक जो है किरदार दिखाया है, परंतु वास्तव में वो एक अच्छे चरित्र के धनी थे। तो आला उदल काव्य से हमें ऐसे संकेत मिलते हैं कि जो माहिल परिहार या महलसी परिहार जो कि रोड राजा थे पृथ्वीराज जी के समय में, ये ही महोबा के असली मालिक थे। और ऐसा सिर्फ हम नहीं बोल रहे, ये आला उदल काव्य में भी लगभग ऐसा प्रतीत हो जाता है, क्योंकि आला उदल काव्य में जो हमने गीता प्रेस गोरखपुर का संस्करण जिसका उल्लेख किया, उसमें भी उल्लेख आता है कि ये महलसी जब महोबा में थे तो परमल चंदेल ने, जब ये महोबा किले से थोड़े बाहर निकल कर आए हुए थे एक दिन, इनके साथ में कोई पहरेदार वगैरह या दूसरे सिपाही नहीं थे, अकेले ही थे, तो परमल चंदेल ने आला उदल के साथ मिलकर के इनको घेर लिया और इनको घोड़े से गिरा करके इनसे कुछ वायदे लिए। एक वायदा ये कि ये अपनी बेटी का विवाह इनके साथ कर देंगे, परमल के साथ, और दूसरा कि ये महोबा का किला छोड़ करके और एक छोटा किला है जालौन के पास में, वहाँ पर जाकर के बैठेंगे, जिसका नाम है, जिस स्थान का नाम है जालौन के पास में उरई। उरई के किले में उन्होंने जो है महोबा छोड़ करके महलसी प्रतिहार को, रोड राजा को, वहाँ उरई जाने के लिए मजबूर किया। दहेज में एक तरह से महोबा का किला भी ले लिया और बहन का हाथ तो लिया ही लिया, महलसी की बहन का हाथ। बेटी या बहन इसमें थोड़ा सा जो है, पूरी इसमें जो है स्पष्टता नहीं है, मतलब ऐतिहासिक जब हम भाटों इत्यादि से बात करते हैं तो बहन थी या बेटी थी महलसी की, वो पूरी तरह से इसमें जो है स्पष्ट नहीं है, परंतु ये कहें कि उनके कुल की एक स्त्री को का हाथ उन्होंने बलपूर्वक लिया, परमल चंदेल ने, और साथ में ही एक तरह से महोबे का किला भी दहेज में ले लिया। अब ऐसा सिर्फ, मतलब हम भाट जो कहें कि वक्तव्य है उनके ही बिना पर हम ऐसा नहीं कह सकते, परंतु साथ में ही हम देखते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने भी महोबे के बारे में कुछ वर्णन किया, तो अंग्रेज़ों ने भी यही पाया कि जब उन्होंने वहाँ पर कानूंगो इत्यादि से बात करी महोबे में अंग्रेज़ों ने अपने समय में, तो वहाँ पर जो कायस्थ थे, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को ये बताया कि ये किला चंदेलों का नहीं है, ये प्रतिहारों का ही किला है, जिससे कि वही पुष्टि हो जाती कि महल से प्रतिहार महोबे के असली मालिक थे पृथ्वीराज के समय में। तो अंग्रेजों ने भी कई जगह पर इस चीज़ का वर्णन किया है कि महोबे का किला जो है वो मूलतः प्रतिहार साम्राज्य का हिस्सा था, और उसके अंतिम मालिक हमें, मतलब डॉक्टर राजपाल सिंह की रोड इतिहास की झलक और साथ में ही आला उदल में जो लिखा है, उन दोनों को मिलाकर के हमें पता चलता है कि महोबा के जो अंतिम प्रतिहार शासक थे वो महल सी प्रतिहार रोड थे। और इस बात से हमें अब ये संकेत मिलता है कि जो प्रतिहार जो कुल था, जो कन्नौज महोबा ये पूरे यूपी क्षेत्र में, ये रोड जाति से ही संबंध रखता है। और इस चीज़ की पुष्टि होती है जब हम हेनरी बेलू की एथनोग्राफी ऑफ अफ़गानिस्तान पुस्तक पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर एथनोग्राफी ऑफ अफ़गानिस्तान में बेलू क्या कर रहे थे कि विभिन्न पठान जो कबीले थे उनका भारतीय क्षत्रियों से कुछ ना कुछ रिश्ता निकाल रहे थे, तो उसमें एक नंगरहार क्षेत्र के रोडक कबीले के बारे में उन्होंने कहा कि ये शायद रोड प्रतिहार से संबंधित है। तो उन्होंने, बेलू ने 1850 के आसपास उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी।
तो 1850 तक अंग्रेजों का ये मानना था कि प्रतिहार रोड थे। बाद में क्या हुआ कि भंडारकर इंस्टीट्यूट ने कुछ रिसर्च करी, और भंडारकर इंस्टीट्यूट ने एक दो अंग्रेज विद्वानों के साथ मिलकर के धीरे धीरे ये इस प्रकार का एक समा तैयार किया कि प्रतिहार गुर्जर थे। परंतु बेलू के समय तक, जब उन्होंने एथनोग्राफी ऑफ अफगानिस्तान लिखी थी, ये स्पष्ट था कि प्रतिहार रोड थे। और यही भाटों के वक्तव्य से भी पता लगता है आज तक, क्योंकि भाट अभी भी बोलते हैं कि महर्षि प्रतिहार, जो कि महोबा के अंतिम मालिक थे, प्रतिहार शासक थे, वो रोड थे। भाट ऐसा बोलते हैं। तो आलाउदल में जो है, महर्षि प्रतिहार के, जैसे हम बता रहे थे, बहुत ही नकारात्मक ढंग से इनका चरित्र बताया गया। उन्होंने इनको बहुत बड़ा चुगलखोर बताया कि ये इधर की बात उधर लगाते थे। परंतु इस बात को हम अभी नकारने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास विश्लेषण करके इस प्रकार की सामग्री है जिससे पता लगता है कि यही महोबा के असली मालिक थे। तो परमल ने सबसे पहले तो इन्हें धोखा दिया कि उन्होंने उन्हें उस समय पकड़ा जब वे अकेले में थे, ठीक है, किले के बाहर अकेले में थे। उस समय परमल ने उन्हें पकड़ के और ये बनाफरों के साथ घेर करके इनसे ये धक्के से वायदा लिया, ठीक है, बलपूर्वक, कि ये महोबा छोड़ देंगे और साथ में ही अपनी बहन का विवाह इनके साथ कर देंगे। तो सबसे पहले तो परमल ने इन्हें धोखा दिया, क्योंकि जो चंदेल थे वो मूलतः प्रतिहारों के सेनापति थे। तो ये बहुत बड़ा धोखा है। परमल ने जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं है। तो इसीलिए ये कहना कि महर्षि प्रतिहार ने फिर पृथ्वीराज से मदद मांगी, इस चीज को चुगलखोरी के रूप में लेना, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक यहाँ पर सबसे बड़ा विश्वासघात हो चुका है। एक नौकर ने मालिक के साथ विश्वासघात किया है। जब चंदेल, परमल चंदेल ने जब इन्हें ऐसे घेर करके इनसे इनका पुश्तैनी किला भी ले लिया, वो बहुत बड़ा विश्वासघात है। तो उसके बाद इन्होंने उरई में जाकर के महर्षि प्रतिहार ने पृथ्वीराज को चिट्ठी लिखी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है और आप मेरी मदद करें। और मदद क्यों करें? मदद के पीछे एक गहरा कारण है। मतलब जो आज के डेट में जो भारतीय इतिहासकार हैं वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु इसके पीछे जातीय समीकरण था। जब महर्षि प्रतिहार ने पृथ्वीराज से मदद मांगी, वो एक रोड की दूसरी रोड से मदद मांगी गई थी, क्योंकि पृथ्वीराज ने भी जब इनको उत्तर दिया तो ऐसी एक चिट्ठी एक अंग्रेजी स्रोत में है जो अंग्रेजों के समय में उन्होंने नोट करी थी, जिस चिट्ठी में पृथ्वीराज ने असल में लिखा कि माँ के था के रोड सब। पृथ्वीराज ने महर्षि प्रतिहार को जवाब दिया, महर्षि ने उनसे मदद मांगी थी तो पृथ्वीराज ने जवाब दिया कि माँ के था के रोड सब, कि भाई हम और आप सब रोड हैं, तो हम आपकी मदद अवश्य करेंगे। तो भाइयों और बहनों, ये बात समझने वाली है कि उस समय उत्तर भारत में एक ऐसी शक्ति थी जो कि सभी आक्रमणकारियों का मुकाबला भी कर रही थी, और आला उदल में जिसे बावनगढ़ वाले कहा गया है, क्योंकि जब उन्होंने महर्षि से दुश्मनी कर ली, इस प्रकार से उन्हें किले से निष्कासित करके महोबागढ़ से, तो बाद में आला उदल काव्य में एक किस्सा आता है कि हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था और आला की पत्नी वहां जाना चाह रही थी। तो उदल बोलते हैं कि वहां तो सभी बावनगढ़ वाले क्षत्रिय आएंगे और उनसे तो हमारा बैर है। तो बैर क्यों है? वो महर्षि की वजह से ही है, क्योंकि बावनगढ़ क्षत्रिय कौन थे? वो रोड ही थे। ये ऐसा भी भाट बोलते हैं कि रोड जो है उस समय पर बावनगढ़ क्षत्रियों के रूप में जाने जाते थे। तो बावनगढ़ क्षत्रिय और प्रतिहार साम्राज्य, ये लगभग एक ही बात है। तो उदल बोलता है कि हम हरिद्वार नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहां तो सभी बावनगढ़ के क्षत्रिय आएंगे, कुछ भी
ऊंच नीच हो जाएगी, तो तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्यों बोलता है? क्योंकि उनका बैर हो गया था बावनगढ़ के क्षत्रियों के साथ, यही महलसी प्रकरण की वजह से। तो बावनगढ़ के रोड जो है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि हरिद्वार के आसपास के क्षेत्र में ये लोग जरूर रहे होंगे, क्योंकि इसीलिए जो कुंभ मेला जो हरिद्वार वाला है, वहां पर इनके लिए जाना इतना आसान था। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो पूरा गंगा बेल्ट थी, महोबा से लेकर के हरिद्वार, कन्नौज, ये पूरा का पूरा, और इस तरफ दिल्ली लगा लीजिए, इस तरफ, तो ये पूरा का पूरा एक यहाँ पर रोड जाति का गढ़ था, ये या 52 गढ़ थे, जिनमें से एक महरौली का भी गढ़ था जहाँ पृथ्वीराज बैठे थे। तो यही इसी कारण पृथ्वीराज ने जब महर्षि को भी जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि माँ के था के रोड सब, क्योंकि वो इसी 52 गढ़ के समीकरण का ही हिस्सा थे पृथ्वीराज चौहान। तो इस प्रकार के संकेत, जैसे ये 52 गढ़ वाली बात, जो कि 52 गढ़ वाली बात भी डॉक्टर राजपाल सिंह ने अपनी रोड इतिहास की झलक पुस्तक में उसका उल्लेख किया है कि भाटों ने उन्हें बताया कि 52 गढ़ उस समय रोडों के अधीन थे और महलसी प्रतिहार रोड थे। तो ये कुछ बातें हैं जिनका कि आला उदल के काव्य में भी हमें उल्लेख मिल जाता है, और हमें इससे पता चलता है कि जो भाट जो बात बोल रहे हैं रोडों के इतिहास के बारे में, उसका कुछ आधार है, उसका कुछ ठोस आधार है। और साथ ही में जब आला उदल में ये उल्लेख मिलता है कि हरिद्वार में वो जाने से हिचक रहे थे 52 गढ़ वालों की वजह से, तो इससे ये भी पता चलता है कि ये हरिद्वार, कन्नौज, ये पूरा गंगा का जो बेल्ट, गंगा यमुना वाली जो बेल्ट है, हिंडौन नदी, क्योंकि हिंडौन नदी में तो जो भारतीय पुरातत्व की खोज रही है, एएसआई जो डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने सन 2000 के आसपास रेवंत विक्रम सिंह जी ने हिंडौन नदी के क्षेत्र में कुछ सर्वे किया था। तो जहाँ पर कि बागपत के पास में एक पलटा हुआ टीला करके स्थान है, जहाँ पर कि दबा हुआ किला है, तो उस किले के विषय में भी वहाँ के स्थानीय लोगों ने रेवंत विक्रम सिंह जी को यही बताया कि यहाँ पर किसी ज़माने में रोड राजाओं का राज होता था। तो यही बात आला उदल से भी सामने आती है, और साथ में जब भाटों की सामग्री देख ली जाती है, जो कि डॉक्टर राजपाल सिंह ने रोड इतिहास की झलक में जिसका रिकॉर्ड किया है, वहाँ से पता चलता है कि ये बात रेवंत विक्रम सिंह जी ने भी जो ढूंढी वो भी सही है कि पलटा हुआ टीला बागपत के आसपास वहाँ भी रोड आधिपत्य था। कनिंघम के सर्वे में, आगरा सर्कल के सर्वे में 1800, ये तो 1870 के आसपास की बात है, वहाँ पर भी कागारोल का किला जब उन्होंने ढूंढा था, कनिंघम ने और कार्लाइल ने, तो उन्होंने भी यही उल्लेख किया था कि वहाँ पर भी रोड राजाओं का राज था उस क्षेत्र में, आगरा क्षेत्र में। तो ये सब जो है, जब हम ये बात समझते हैं कि पृथ्वीराज के समय में भी 52 गढ़ की बात आला उदल वाले करते हैं, और महल से प्रतिहार से दुश्मनी होने के कारण जैसा कि हम देखते हैं कि उनका 52 गढ़ से बैर हो गया, तो उससे हमें यही पता चलता है कि ये पूरा जो प्रतिहार साम्राज्य था यूपी में कन्नौज के साथ, कन्नौज जहाँ पर उनकी राजधानी थी, वो सब मिला करके ये पूरा रोड आधिपत्य का क्षेत्र था। और इसमें जो है 2-3 किले तो ये पुरातत्व में ही सामने आ चुके हैं, जैसे कि कागारोल आगरा, पलटा हुआ टीला बागपत, और इसमें और खोज की जाए तो प्रतापगढ़ का किला भी इसमें आ सकता है, क्योंकि उसका पुराना नाम अरोर है। तो ये पूरा जो गंगा का जो क्षेत्र है, इधर हरिद्वार से लेकर के यमुना, यमुना से ही ले लीजिए, हरियाणा से लेकर के जो है वाराणसी तक, क्योंकि बनारस में भी यदि आप जानते हैं तो ललितादित्य के सिक्के मिल चुके हैं, और ललितादित्य जी भी जो हैं, जो क्योंकि कश्मीर जो है
वो भी एक रोड क्षेत्र था। वहाँ पर जिस समय सिंध में रोडी नगरी के ऊपर अरबों ने कब्जा किया था, उसी समय ऐसी बात सामने आती है कि कश्मीर के राजाओं को इससे बहुत हृदयाघात हुआ था। उन्हें बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वहाँ पर भी जो है रोड आधिपत्य का क्षेत्र था। और ऐसा हुआ कब था, इसके लिए हमें डॉक्टर प्रोफेसर लूडर्स की रिसर्च के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रोफेसर लूडर्स ने ये पाया था कि किसी समय पर रोड जो है, ये रोडुका नगरी जो कि सिंध में आती है और हरियाणा क्षेत्र से, यहाँ से पलायन, मतलब पलायन तो नहीं पर परंतु इनका एक जो काफिला जो है वो शिनजियांग जो प्रांत है, अभी चीन चीन में पड़ता है, जो कि पूर्वी जिसको तुर्किस्तान भी कहते हैं, वहाँ पर इन्होंने एक पड़ाव रोडान नगरी में बनाया था, जो कि अपभ्रंश होकर अब लोलान हो गया है। तो प्रोफेसर लूडर्स ने पाया था कि उस तरीम बेसिन के क्षेत्र में उत्तर भारत, खासकर हरियाणा क्षेत्र और सिंध के बहुत से जो है लोक गाथाएं उन्होंने लोकलाइज कर ली हैं, यानी कि उसके स्थानीय रूप बना लिए हैं। और साथ ही में बहुत से स्थानों के नाम भी जो है उन्होंने इसी क्षेत्र के नामों के हिसाब से रखे हैं, हरियाणा और सिंध। और इसी सिलसिले में प्रोफेसर मैलोरी ने पाया कि तरीम बेसिन में जो रोडान या लोलान से जो शासन था, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। उन्होंने पाया कि वो बहुत से चीन के उस क्षेत्र में, अब चीन में पड़ता है, उस समय चीन में नहीं था। उस समय आप उसे यही रोडान से शासित एक उत्तर कुरु प्रदेश समझिए। तो उत्तर कुरु में जो है उन्होंने दूर दूर तक जो उन्होंने सरकारी अभिलेख भी, जिस तरह से जो कुछ सरकारी कानून इत्यादि होते हैं या कुछ सरकारी दस्तावेज जो दूसरे प्रांतों में भेजते हैं, तो वो सब प्राकृत में उन्होंने पाए थे प्रोफेसर मेलोरी ने। तो प्राकृत का वहाँ प्रयोग होता था और वो एक रोड शासित प्रदेश था। तो कश्मीर, तो हमें यहाँ समझना क्या है कि कश्मीर कैसे रोड अधिकृत क्षेत्र बना, वो इसी वजह से, क्योंकि जब ये एक एक तरह से माइग्रेशन कहिए या एक्सपेंशन कहिए जो तरीम बेसिन की तरफ सिंध में रोड का और ये हरियाणा में जो कुछ क्षेत्र से हुआ, तो बीच में कश्मीर भी आता है। तो कश्मीर में इन्होंने अपना अधिकार जमाया, जो कि हमें कश्मीर के नील पुराण से इसका संकेत मिलता है, क्योंकि वहाँ पर लव राजा हुए उस समय। लव राजा जिन्होंने कि लोलोर स्थान बसाया। लोलोर अब शायद आज की डेट में उसे लाहौर कहा जाता है शायद, परंतु उन्होंने ओरिजिनली लोलोर कैसे बना, लव रोड से अपभ्रंश होकर वो लोलोर हुआ। और वही लोलोर शायद समय के अंतर के साथ अब लाहौर हो चुका है। तो उस समय पर जब राजा लव हुए कश्मीर में, तो ये वो समय रहा होगा जब रोडो ने एक्सपैंड कर करके तरीम बेसिन में अपना एक स्थान बनाया था, जिसको उन्होंने नाम रोडान रखा था, जो कि बाद में अपभ्रंश होकर के, क्योंकि जब चाइना में हम जाते हैं तो वो र नहीं बोल पाते, ल हो जाता है वो, तो वो रोडान जो है लोलान हो गया वहाँ पर। तो हम ये यहाँ पर हम कश्मीर की बात इसलिए करें थे क्योंकि वाराणसी तक ललितादित्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो हम वही बता रहे थे कि ये जो गंगा का जो पूरा क्षेत्र है, हरिद्वार से लेकर के महोबा, उधर वाराणसी, कन्नौज, ये पूरा का पूरा एक यहाँ पर रोडों का अधिकार था पृथ्वीराज के समय तक। जिस समय पृथ्वीराज दिल्ली में राजा हुआ महरौली में, वो भी एक रोड गढ़ के ही सरदार थे, महरौली का गढ़। तो ये जो है, और जैसे कि हम बता रहे थे शोध में जो है या पुरातत्व के कार्य में
इसमें से कई कड़ी प्राप्त हो चुकी हैं, जैसे कि बागपत के पास में पलटा हुआ टीला, आगरा के पास में कागा रोल। ऐसे ही अगर हम देखें तो वो प्रतापगढ़, जो कि अरोड़ कहा जाता था पुराने समय में। तो इस प्रकार के हमें सब संकेत प्राप्त होते हैं, और इसी इन्हीं में से कुछ चीज़ों की पुष्टि आला उदल काव्य से हो जाती है, जिसे वो बावनगढ़ से बैर बताते हैं, महर्षि से बैर होने के कारण। जो महर्षि भाटों द्वारा विवरण प्राप्त में जो है रोड बताए जाते हैं महर्षि प्रतिहार, भाटों के विवरण में बावनगढ़ को भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से रोडों का ही क्षेत्र बताया गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं पुरातत्व, आला उदल और जो है कुछ और बातों को समझते हुए, जैसे डॉक्टर प्रोफेसर लूडर्स के शोध को समझते हुए, और साथ में उसको जो है इकट्ठा एक यूनिफाइड थ्योरी बनाते हुए, हम समझ सकते हैं कि भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज के समय तक रोडों की बहुत ही अहम अहम भूमिका रही। इन्होंने सभी आक्रमणकारियों का डट के विरोध किया, जिसकी वजह से जब तुर्क तरावड़ी की तरोड़ी तरोड़ी वो भी रोड से ही, जो स्थान जहाँ पर अंतिम लड़ाई हुई, रोड तरोड़ी, तो जब वहाँ पर तुर्क सफल हुए तो उन्होंने रोडों का सबसे पहले दमन किया, क्योंकि इनका दमन किए बगैर वो यहाँ अधिक देर तक टिक नहीं पाते, तो उन्हें करना ही पड़ा। उन्होंने तुरंत जो है तुर्क तुर्क जैसे ही सफल हुए तरोड़ी में, तो उन्होंने अगले 100-200 साल के अंदर जो है रोडों को एक तरह से बुरी तरह से उनके शक्ति के ऊपर अधिकार को पूरी तरह से खंडित कर दिया, जिसकी वजह से आज की तारीख में बहुत गहन अध्ययन और पुरातत्व इत्यादि की खोज करने के बाद ही हमें प्रमाण मिलते हैं रोड इतिहास से संबंधित। जैसे कि कागारोल का किला हुआ जो कि कनिंघम को मिला, जैसे पलटा हुआ टीला हुआ जो कि रेवंत विक्रम सिंह ने पाया सर्वे के दौरान। ऐसे ही जैसा मैं बता रहा था, जब आला उदल में बहुत ही उसको गहराई से समझते तब जाके पता लगता है कि वो जो बावनगढ़ की वो जो बात कर रहे हैं, जिनसे उनको डर है, जिनके कारण वो हरिद्वार में कुंभ नहाने भी नहीं जाना चाहते, वो सब रोड। तो ऐसे जो है ये एक गहन विषय है, मतलब जिसको भी भारतीय इतिहास के बारे में सिर्फ सतह तक समझ है जिसकी, वो ये नहीं समझ सकता। परंतु जब हम गहराई में जाते हैं और हम वास्तव में वो सब चिट्ठी देखते हैं जो पृथ्वीराज ने महर्षि को लिखी थी, उसको समझते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जब तक तुर्कों का यहाँ पर आधिपत्य नहीं हुआ, तब तक दिल्ली के जो अधिपति थे वो रोड ही थे। इसी संबंध में अब हमें बहुत ही, ये तो बहुत ही नई बात है, क्योंकि ये बात इतनी अधिक उजागर नहीं है। जैसे तोमर वंश होता है, अनंगपाल तोमर, बहुत ही हाल में पता चला कि रोडों का एक गांव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चौरा। उस गांव के पास ऐसे रिकॉर्ड हैं कि अनंगपाल के पुत्र का विवाह रोडों में ही हुआ था। अनंगपाल के एक पुत्र थे, और उस विवाह के फलस्वरूप रोडों में एक गोत्र है घड़तान। तो चौहान और प्रतिहार का तो हमें अंदाज़ा था, क्योंकि प्रतिहार को तो बेलू बेलू ने भी एथनोग्राफी ऑफ अफगानिस्तान में रोड बताया है, और चौहान के बारे में भी ऐसे बहुत सी बातें हैं जिससे बहुत हद तक पता चलता है कि जी हाँ, चौहान भी रोड थे। परंतु तोमर के विषय में इतना स्पष्ट नहीं था, तोमर के विषय में इतना स्पष्ट नहीं था। परंतु जब अनंगपाल तोमर का ये संबंध रोड जाति से पता चला, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि दिल्ली के ऊपर जो पुश्तैनी अधिकार था तुर्क आक्रमण से पहले, वो रोडों का था। इसी सिलसिले में वहाँ महरौली का किला हो गया, और भी वहाँ पर आसपास बहुत से गांव हैं जिनके नामों से पता चल जाता है कि ये रोडों से जुड़े हैं।
जैसे आगरा में कागारोल, यहाँ पर महरौली और बपरोला, बपरोला गांव जहाँ से कि सुशील कुमार पहलवान भी आते। तो ये सब जो है, ये परंतु वही जैसा कि मैंने बताया, जिसको उत्तर भारत का इतिहास सतह तक, जिसको सतह तक ही जानकारी उत्तर भारत के इतिहास की, वो नहीं समझ सकता। परंतु हाँ, जो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसके इतिहास को गहराई से समझता है, जम्मू कश्मीर, वो समझ सकता है कि तुर्क आक्रमण से पहले यहाँ जो पुश्तैनी जो चौधरी या राजा थे, तोमर हो गए, चौहान, प्रतिहार, ये सारे जो है रोड थे। तो भाइयों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपके प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा, उनका उत्तर मैं देने के लिए दूसरे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।